हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सत्यम शर्मा और आपका स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता है। चलिए तो हम बात करते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए एक बात राज की आपको मैं बताऊं, मैं आपको अपना दोस्त मानता हूं और यह मानता हूं कि आप मेरे पुराने लेक्चर्स एकदम लगे लगे देखते हुए चल रहे हैं। लगे लगे का क्या मतलब है? लगातार आप सारे लेक्चर्स देखते हुए चल रहे हैं ताकि कोई भी कंसेप्ट आपका बीच से मिस ना हो। ठीक है ना। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि कैसे नॉर्मल रिएक्शन आती है, कैसे हम टेंशन को बनाते हैं, डायरेक्शन उसकी क्या होती है, कैसे उसका मैग्नीट्यूड आता है। उसको जानने के बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा है और मैंने आपको बताया है, बार बार बताया है कि ये टेंशन की डायरेक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्री बॉडी डायग्राम्स आखिरी में जाके कंबाइंड हो जाएंगे और एक अच्छा न्यूमेरिकल आपको देंगे जिससे आपको क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे। क्लियर बात है। तो ये सारे आप जितने भी कंसेप्ट हैं इनको धीरे धीरे पढ़ते चलिए और एक साथ हम इतने क्वेश्चन करेंगे कि हम सारे इन कंसेप्ट को मर्ज करके आपको दिखाएंगे कि हाँ ये सारे कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में ऐसे लग रहे हैं। कोई जल्दी हमको नहीं रहेगी, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम हीरो वाले लेवल पर जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जहां जो चीजें समझ में आ रही हैं वो बतानी है, जो आ रही है वो भी बतानी है कमेंट में, जो नहीं आ रही है वो भी बता दो। तो हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, वो वाली चीजें भी क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। अच्छा, अभी तक हमने पुराने लेक्चर्स में क्या देख लिया? लास्ट वाले लेक्चर की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या देखा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखने के बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जिससे हमको पता चला कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है जो कि है इनर्शिया। इसलिए हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ये बात मैंने आपसे डिस्कस की हुई है। चलिए, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है, ये मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूं। हमने एक लेदर बॉल और प्लास्टिक बॉल का एग्जांपल लिया था, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात की थी। अलमारी की बात की थी, मम्मी की बात की थी। मम्मी ने 100 रुपए देने की बात की थी, वो 100 रुपए तो मिले नहीं, लेकिन अलमारी खिसका के हमने दूसरे कमरे में रख दी। है उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं और वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए एक मिनट, इसको कोई नहीं देखेगा अभी, इसको कोई नहीं देखेगा, सबको मेरी कसम है, कोई नहीं देखेगा जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। मैं जो आपको बता रहा हूं अभी आप बस उसको समझिएगा। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर सीधी शुद्ध भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये वो जगह है या एक वो देखने की जगह है, ऑब्जर्व करने की जगह है जो कोई भी हो सकती है। चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो छत हो, चाहे वो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो। आप कहीं भी खड़े होकर क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए या रेस्ट पर ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। कोई जो पक्षी है, पक्षी उड़ रहा है तो आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हो कि पक्षी उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उड़ने दो, है ना। कोई कुत्ता है वो दौड़ के जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कहीं भी बैठकर इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। आप कहीं भी बैठकर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेट कर सकते हो। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले आप इसके बारे में बात करो। तो चलो थोड़ी सी मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आते हैं हम। आपने मैथ्स में एक्सिस देखी होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बाहर की तरफ आने वाली जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर बात है। चलो अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक सेकंड के लिए आपको ये बोल दूं, एक सेकंड के लिए आपको ये बोल दूं कि इसको हम इग्नोर कर दें, हम सिर्फ अभी एक्स और वाई एक्सिस को देखें, और मैं आपसे बोलूं यार ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, कितने ऊपर है? एक्स एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर है। एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है? 3 यूनिट ऊपर है। अच्छा, और वाई एक्सिस से कितना दूर है? तो ये बोल दिया गया वाई एक्सिस से ये 2 यूनिट दूर है। कितने यूनिट दूर है? 2 यूनिट दूर है ना। तो मैंने आपसे पूछा कि बता दो मुझे कि क्या आप इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की लोकेशन बता सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर यार इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन ऐसा तो मत करो। अरे मेरी बात तो सुनो, समझो तो। देखो, तो आप बता सकते हो हाँ सर मैं तो आंख बंद करके बता दूंगा कि यहां पर जो इसकी लोकेशन है वो 2 और 3 होगी। कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम बता सकते हैं इस पॉइंट की एक्स में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको एक्स में ट्रेवल करना पड़ेगा 2 यूनिट, और वाई में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? तो सर इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए वाई में ट्रेवल करना पड़ेगा 3 यूनिट। क्लियर बात। और आप मुझे बता सकते हो कि ये 2 और 3 क्या बता रहा है? तो सर ये 2 और 3 क्या बता रहा है? सर ये पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है।
सर ये पार्टिकल की क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है, मैं यहां पर एक एक्सेस अब और बना देता हूं, जेड एक्सेस। तो अब आप इमेजिन करो कि ये जो पॉइंट है इसकी जेड एक्सेस से भी कोई दूरी होगी सर, बिल्कुल होगी, हमको नहीं पता लेकिन कुछ तो होगी, ठीक। मैंने आपसे ये बोला कि जब टाइम 0 सेकंड है, मैंने आपसे ये बोला कि जब टाइम 0 सेकंड है तो इस पार्टिकल की लोकेशन है 2, 3 और मैं z की कोई वैल्यू ले रहा हूं, है ना, आपको बस बताने के लिए, समझाने के लिए z की कोई वैल्यू ले लेता हूं। z की वैल्यू आप मान लो 4, है ना। मैं इसका 3D डायग्राम बना नहीं सकता क्योंकि बाहर नहीं आ सकता मैं बोर्ड के, तो आप इमेजिन करिएगा कि x एक्सिस में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 2, x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 2 यूनिट, y डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 3 यूनिट और z डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 4 यूनिट। तो आप इस पार्टिकल की पोजीशन बता पाओगे और बोल दोगे कि भाई अगर आपको इस पार्टिकल तक पहुंचना है तो x में इतना, y में इतना और z में इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। अरे ये वही चीज है यार, जब आपके घर में कोई आता है, पता पूछता है ना, तो आप उसको फोन में क्या बताते हो कि आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, सीधे चलो, सीधे जाके राइट ले लेना, राइट जाके लेफ्ट ले लेना, लेफ्ट में एक पान की दुकान आएगी, पान की दुकान वाले से पूछना कि शर्मा जी का घर कहाँ है, तो पान की दुकान वाला आपको बता देगा वो है शर्मा जी का घर। तो आप पहले सबको कहां पहुंचाते हो, पान वाले की दुकान पे, पहले कहां पहुंचा रहे हो, पान वाले की दुकान पे, और पान वाला आपको क्या बता दे रहा है, शर्मा जी का घर बता दे रहा है। मतलब आपने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पर सेट किया है, पान वाले की दुकान पे। आप किसी को अपने घर पहुंचाने से अच्छा है आप उसको पान वाले की दुकान तक पहुंचा दो आसानी से, तो वो पान वाला आपको क्या बता देगा, वो है शर्मा जी का घर। क्लियर है, ये बोलने और समझने की बात है। अगर हम इसको फिजिक्स में देखें तो थोड़ा टेक्निकली हम ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर बात। चलिए अब मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये जो पॉइंट है, ये जो लोकेशन है पॉइंट की 2, 3, 4 पे, ये t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड में भी यही बनी हुई है। जब टाइम 4 सेकंड हो गया, 0 सेकंड के बाद मैंने 4 सेकंड बाद देखा, तब भी पॉइंट की लोकेशन वही बनी हुई है। फिर टाइम मैंने बढ़ाया, टाइम को मैंने 6 सेकंड कर दिया और मैंने आपसे पूछा क्या बताओ अभी भी पॉइंट वहीं पर है, अभी भी पार्टिकल वहीं पर है, उसी पोजीशन पर है, तो आपने बोला हाँ अभी भी उसी पोजीशन पर है। तो इसको फिजिक्स में हमने क्या बोल दिया, बार बार टाइम को हम चेंज करने के बाद भी देख रहे हैं कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही पार्टिकल की, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये पार्टिकल किस में होगा, रेस्ट में होगा। अगर टाइम चेंज होने के साथ साथ इस पार्टिकल की पोजीशन नहीं चेंज हो रही, कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे, तो हम बोलेंगे भैया कि ये जो पार्टिकल है ये किस में है, रेस्ट में है। इसका स्टेट क्या है, अभी रेस्ट का स्टेट है। क्लियर बात। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि x को अगर मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूं जहां से मैं चीजें देखने वाला हूं, तो आप मुझे बताइए x से ये कितना, ये x एक्सिस से ये कितना दूर है पॉइंट, तो आप बोलोगे सर 3 पॉइंट ऊपर है, 3 यूनिट्स ऊपर है। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस y मान लूं और आपसे पूछूं ये पॉइंट कितना दूर है, तो आप बोलोगे ये पॉइंट 2 यूनिट दूर है। क्लियर बात है। अगर मैं z को मान लूं तो आप क्या बोलोगे, 4 यूनिट दूर है। नहीं आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई। तो भाई इन सारी चीजों में हम मान सकते हैं कभी अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस x, कभी अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस y, कभी अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस z, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जहां से भी हम अपने मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, जहां से भी हम अपनी फिजिक्स को ऑब्जर्व करेंगे, उस जगह को हम क्या बोल देंगे फिजिक्स में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो कितनी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं क्योंकि ये एज सच हमारे अभी कोई काम का नहीं है। अब एक बात अगर आप याद करो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, है ना, इनकी हमको ये जो हमने 2 पॉइंट यहां पर लिखे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, भारी भारी वर्ड जो हमने लिखे हैं, अभी इससे हमको मतलब नहीं है, हम समझ तो ले कि इनकी जरूरत हमको क्यों पड़ी है ना। चलो तो यार अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद हो तो आपको उसका एक स्टेटमेंट मैं यहां सीधा लिख कर दे रहा हूं कि अगर किसी भी बॉडी पर एक्ट करने वाला नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। और अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, 2 चीजें हो सकती है, या तो बॉडी किस में होगी, रेस्ट पे होगी, या तो बॉडी किस पे हो सकती है, रेस्ट पे, या तो बॉडी हो सकती है यूनिफॉर्म मोशन में। इसके बारे में हमने बात कर ली है क्या, सही सही बताओ। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी या तो रेस्ट पे हो सकती है या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो सकती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। हाँ कि ना, ये बात हमने कर ली है। अच्छा तो मतलब ये बात आपने देख ली कि यार नेट फोर्स 0 है,
नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। अब क्या हुआ, अब कुछ चीजें हमको देखने को ऐसी मिली जिसके कारण हमको ये दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने पड़ गए। क्या हुआ एक्चुअल में, क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में ये हुआ कि कभी कभी आपने सोचा कि यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हम कितने भी ले सकते हैं, कितने भी चूज कर सकते हैं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठकर हम अपने मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने ये सोचा है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं। लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने ये बोला कि सर कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां मैं बैठकर अगर न्यूटन के लॉ को देख रहा हूं, फर्स्ट लॉ को देख रहा हूं, तो वो वैलिड नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा क्या क्या बात, क्या फिर से बोलना, फिर से बोलना। तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर मैं फिर से बोल रहा हूं कि सर कुछ ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे जहां हम जब बैठे तो हमको न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो वैलिड होता हुआ नहीं दिखा। अरे मैंने कहा ये तो मर गए यार, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तो बोले सर दिक्कत वाली बात तो हो गई है, क्या करें। तो मैंने कहा अब इसका कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो हमने जुगाड़ ढूंढे और हमने अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नाम दे दिए। हमने उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दिया जहां पर बैठ के अगर मैं मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो हमको वहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता हुआ दिख रहा है। मतलब डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो आप ऐसे फ्रेम पर, जहां पर ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ डायरेक्टली वैलिड हो जाए, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारे पास कुछ बच्चे ये कंप्लेंट लेकर आए कि सर आपने बोला था कि जितने भी मानो आप उतने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो और वहां से मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने कहा मैंने बिल्कुल ये बात बोली है आपसे, बिल्कुल बोली। तो कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं सर हमको तो ऐसा नहीं फील हुआ, हर जगह से मोशन सेम नहीं दिख रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। बोले हाँ हाँ सर सेम, हर जगह से हमको मोशन सेम नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्या दिक्कत आ रही है। बोले सर कई जगह पे हमको न्यूटन्स का, कई फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कहीं ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखूं किसी जगह पर बैठकर तो मुझे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, तो इसके लिए हम जुगाड़ बना लेते हैं। हम बोलते हैं अच्छा इधर आओ सोनू मोनू टोनू पोनू, इधर आओ, तुमको क्या जहां पर तुम बैठे थे, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तुम बैठे थे, क्या तुमको वहां से न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता हुआ दिखा। तो उन्होंने बोला हाँ सर हमको तो दिखा। तो मैंने कहा ठीक है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तुम बैठे हो जहां से हमको न्यूटन का लॉ वैलिड होता हुआ दिख रहा है फर्स्ट लॉ, हम तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नाम दे देंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोले ओके 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 ओके, नामकरण हो गया। और याद रखिएगा नामकरण का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे का नाम करण ही रख दो, है ना। तो हमने नाम रख दिया उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा था डायरेक्टली। जो बाकी बच्चे थे जिनकी ये कंप्लेंट थी सर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन का फर्स्ट लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो हमने बोला ठीक है तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम दे देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नामकरण हो गया। ठीक, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो उन बच्चों ने पूछा तो सर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या कभी न्यूटन का लॉ वैलिड ही नहीं होगा क्या। तो हमने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, होगा, इसका जुगाड़ भी हम बाद में देखेंगे, अभी पहले इनर्शिया की बात कर ले जहां डायरेक्टली एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आइए देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। टेक्निकली एक बात आप हमेशा याद रखें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। और अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जीरो है तो बताओ मुझे ऑब्जेक्ट जो होगा क्या वो हमेशा रेस्ट में होगा क्या, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नहीं सर। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है सर वो रेस्ट पे भी हो सकता है, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सर यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है ना। तो ऐसी कोई भी बात मैंने आपसे नहीं बोली कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा रुका हुआ होगा, हमेशा रेस्ट में होगा, ऐसा नहीं है। हाँ ये बात मैंने आपसे जरूर बोली है यार, ध्यान से सुनना, ये बात मैंने आपसे जरूर बोली है, ध्यान से सुनना, मैंने आपसे ये बात जरूर बोली है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो या तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में होगा या तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्लियर बात है। मैं यहां पर आपको फिर से याद दिला देता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी।
कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर बात? चलिए अब जरा मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं डेफिनेशन क्या है कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अटैच्ड टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? मतलब यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो, और या फिर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे रख दिया गया हो जो मूविंग वेलोसिटी जिसकी क्या हो? कांस्टेंट हो, है ना। तो इन दोनों ही केस में आप क्या बोल सकते हो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो। यहां पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इज डायरेक्टली एप्लीकेबल। न्यूटन का फर्स्ट लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल है। अच्छा सर, क्या सिर्फ फर्स्ट लॉ डायरेक्टली बोल रहा है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अगर बात करोगे तो सेकंड लॉ भी यहां वैलिड नहीं हो पाता है, थर्ड लॉ भी नहीं हो पाता। तो हम बोल देते हैं कि सॉरी मैंने ये बोला आपसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज डायरेक्टली एप्लीकेबल, मतलब न्यूटन का सेकंड भी लग जाएगा यहां, न्यूटन का थर्ड भी लग जाएगा यहां डायरेक्टली, है ना। क्यों? फर्स्ट लग रहा है, सेकंड भी लग जाएगा डायरेक्टली, और हमारा थर्ड भी लग जाएगा, ठीक है। यहां पर मतलब पूरी की पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। कहां पर? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ डायरेक्टली लग जाएगा, एकदम बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड भी चल जाएगा, थर्ड भी चल जाएगा, ठीक। यहां मतलब पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या लग जाएगी? आपकी एकदम परफेक्टली लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या होते हैं, तो देखो अर्थ हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अर्थ क्या है? हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पे हम खड़े रहते हैं ये हमारी अर्थ ही तो है, ठीक। तो अर्थ हमारी क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यार एक बात आप ये सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये उन बच्चों के लिए है, ये बेसिक बात मैंने आपको बता दी है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे नीट लेवल या जेई लेवल में, उनके लिए ये बात बता रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखोगे, एकदम प्यार से सुनना, एक बात अपने कान में आप क्लियरली डाल लो कि अर्थ जो है उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं। ये बात पक्की है कि हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं अपनी स्टडी में। लेकिन अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाओगे, थोड़ा अंदर तक जाओगे, अगर आप कुकर में से चने निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अर्थ जो है टेक्निकली वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे आपको कोई मतलब अभी नहीं होना चाहिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस बात को डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। अभी के लिए आप इतना जान लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। इसका मतलब यह है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाता है। यह बात एकदम आप दिमाग में अपने खून में डाल लीजिए बात एकदम, मतलब अगर मैं ऐसे हाथ काटूं तो खून से निकलना चाहिए ये वाला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये वो बच्चे हैं जो मुझसे आकर बोल रहे थे कि सर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमको मोशन वैसा नहीं दिख रहा है जैसा न्यूटन ने हमको बताया था। क्लियर बात है? अच्छा, कैसा हो सकता है सर? ये क्या हो सकता है? तो यार एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जरा इमेजिन करने की कोशिश करो, है ना। कसम खाओ इमेजिन करोगे, मेरी कसम है तुमको इमेजिन करना, ठीक है। यहां पर मैं ले रहा हूं एक डिस्क, ये ले लिया मैंने एक डिस्क, ठीक। डिस्क का कोई सेंटर है मान लो, और इस डिस्क को मैं क्या कर रहा हूं? रोटेट कर रहा हूं लगातार, ऐसे पकड़ के रोटेट करता जा रहा हूं, ठीक है। ये रोटेट करता जा रहा हूं, लगातार इसको रोटेट करता जा रहा हूं, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर क्या किया मैंने? एक कॉइन रख दिया, ठीक। ये कॉइन दिख रहा है सबको? ये एक कॉइन है, ये मैंने यहां पर रख दिया, लिख दे रहा हूं ये एक कॉइन है ना। इस कॉइन को रखने के बाद मैंने इस डिस्क को जोर से ऐसे रोटेट किया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये रोटेट मैं करता जा रहा हूं। कॉइन को मैंने एकदम सेंटर के बाजू में रखा था, ठीक। क्या हुआ? जब ये डिस्क रुकी, आप खुद इमेजिन करो ये क्या होगा? कॉइन यहीं बैठा रहेगा क्या? नहीं, कॉइन के पास भी कुछ वेट है
है कि नहीं है? कॉइन यहां थोड़ी ना बैठा रहेगा, ठीक। थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि कॉइन जो था वो इधर कहीं आ गया है, कॉइन जो था वो इधर आ गया है। ओ माय गॉड, कॉइन जो था वो इधर आ गया है, ठीक। डिस्क को जब आपने जोर से रोटेट किया, उसके बाद जब आपने देखा तो कॉइन घूम के इधर आ चुका है, ठीक। ओके, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा या आपके दिमाग में एक बात डालना चाहूंगा, आप मुझे बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या। अगर इस कॉइन को अपनी जगह से डिस्टर्ब होना ही था तो ये कॉइन ऐसे बाहर क्यों नहीं गया? ये कॉइन जो था ये ऐसे बाहर क्यों नहीं गया सर? ऐसे भी तो बाहर जा सकता था, ये कॉइन यहां पर भी तो आ सकता था सर सीधे सीधे, ये कॉइन इधर क्यों चला गया? है ना, ये दिमाग में आने लगी लोगों के बात, ये बात लोगों के दिमाग में आने लगी कि कॉइन पहली बात तो यहां से वहां पहुंचा कैसे, और अगर पहुंचा भी है तो सीधे बाहर क्यों नहीं गया, ठीक। ये दिमाग में डाउट आए। तो अब इसके बारे में सोचा गया, क्या सोचा गया कि यार हमको फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था, यार याद करो, फर्स्ट लॉ ने हमको यह बोला था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ही आप किसी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकते हो। ये हमको फर्स्ट लॉ ने बोला था, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, मेरी आंखों में सच्चाई देख लो तुम लोग भले ही, ठीक है। हाँ बोला था, बिल्कुल बोला था, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि भाई जब मैंने इस डिस्क को रोटेट किया तो यार ये कॉइन तो रेस्ट पे था, रोटेट करने से पहले रेस्ट पे था, और जैसे ही मैंने डिस्क को जोर से रोटेट किया, यार मुझे ये बताओ क्या इस कॉइन पे मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या? मैंने कॉइन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या? डिस्क को छोड़ो, डिस्क की बात नहीं कर रहा मैं, कॉइन की बात कर रहा हूं। क्या मैंने कॉइन पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या? नहीं यार सर, बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो फिर ये कॉइन कैसे हिल गया अपनी पोजीशन से? फर्स्ट लॉ तो बोलता है कि अपनी पोजीशन से, अपने रेस्ट की कंडीशन से, रेस्ट के स्टेट से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये तो रेस्ट पे था शुरू में, और ये कैसे खिसक गया अपनी पोजीशन से, कैसे डिस्प्लेस हो गया? इस पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आया ही नहीं था। तो यहां क्या हुआ, ऐसी जगह पर क्या हुआ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं दिखा हमको, वैलिड हमको होते हुए नहीं दिखा। तो क्या बात आ गई? तो हमने बोला कि ऐसा तो नहीं होगा कि न्यूटन का लॉ वैलिड ना हो, तो हमने बोला कि यहां पर हम कुछ अपने इमेजिन करके हम यहां पर कुछ मनगढ़ंत फोर्स लगा देते हैं। मनगढ़ंत का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल फोर्सेस लगा देते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? सूडो फोर्सेस लगा देते हैं, मतलब नकली फोर्सेस लगा देते हैं, अपने मन से कुछ फोर्सेस लगा देते हैं, जिसके कारण उन सूडो फोर्सेस के कारण ही ये कॉइन क्या हुआ होगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ होगा। हाँ कि ना? मतलब इस कॉइन को डिस्प्लेस करने के लिए वो नकली फोर्सेस ही क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, सूडो फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे ये डाउट पूछ लिया कि सर एक फोर्स मैंने मान लिया कि इस कॉइन को बाहर की तरफ ले जा रहा है, एक फोर्स इस कॉइन को बाहर की तरफ ले जा रहा है, मैं मान लिया सर, इसको मैंने फोर्स 1 बोल दिया। लेकिन सर आप देखो ना कि कॉइन सीधा सीधा बाहर नहीं जा रहा। देखो आप सर, ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए अगर कॉइन जाता तो सीधा सीधा बाहर जाता, लेकिन सर अगर आप देखोगे तो ये कॉइन हल्का सा अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट भी हो गया है। तो मतलब सर इस पे पक्की बात है कि कोई एक ऐसा फोर्स भी लगा होगा जिसको हम F2 बोलेंगे, जिसने इस कॉइन को अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट भी किया है, बाहर भी भेजा है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात की तुमने। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि F1 फोर्स जो होगा ये कॉइन को बाहर ले जाएगा, F1 फोर्स जो होगा वो कॉइन को बाहर ले जाएगा। अगर आप यहां इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आप यहां इमेजिन करो कि एक फोर्स होगा जो उसको बाहर ले जा रहा होगा F1, ठीक, और एक फोर्स होगा जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा होगा और वो होगा F2, है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। तो ये दोनों फोर्सेस को ही हम क्या बोलने लगेंगे, आगे जाके आगे हम पढ़ेंगे इन दोनों फोर्सेस को ही हम क्या बोलने लगेंगे, सूडो फोर्सेस। क्या बोलने लगेंगे? सूडो फोर्सेस, सूडो फोर्सेस। क्लियर बात? और यही सूडो फोर्सेस की मदद से हम ऐसी जगह जहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं हो रहा वहां पर उसको वैलिड करा देंगे इन सूडो फोर्सेस की मदद से। और आगे जाके आपको पता चलेगा कि इस F1 को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलने लगेंगे और F2 को हम कोरियोलिस फोर्स बोलने लगेंगे।
है ना। F1 को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलने लग जाएंगे और F2 को हम क्या बोलने लग जाएंगे, कोरियोलिस फोर्स बोलने लग जाएंगे, इन्हीं सूडो फोर्सेस को, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये बात पता चल गई कि कुछ ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया। अरे भाई, जब आप कार बस में जाते रहते हो, बस चल रही है, अपने यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, आप बैठे हो बस के रिस्पेक्ट में, आप क्या हो, रेस्ट पे हो, रेस्ट पे हो, रेस्ट पे हो, रेस्ट पे हो, एकदम से बस ने क्या कर दिया, एकदम से ब्रेक मार दिया, एकदम से ब्रेक मारा तो आपकी बॉडी ऐसे आगे की तरफ गिर गई। अरे मेरी बॉडी आगे की तरफ क्यों गई, कोई तो धक्का तो नहीं दिया, किसी ने मुझे धक्का तो नहीं दिया, बाजू वाले ने भी नहीं दिया, किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया, किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, लेकिन मेरी बॉडी आगे की तरफ कैसे चली गई, ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं हुआ एकदम से। अरे हाँ कि ना। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें थी जिन पर हमको सूडो फोर्सेस की जरूरत पड़ी है, और वही जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे जहां पर न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं हो रहा था, उनको हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं ना, इनका खुद का एक्सेलरेशन होता है, इनका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, खुद का एक्सेलरेशन इनमें होता है ना। जैसे आप लिफ्ट के अंदर चले जाओगे तो लिफ्ट का खुद का एक एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो जब आप लिफ्ट के अंदर जाके खड़े हो जाओगे और लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो लिफ्ट का भी खुद एक्सेलरेशन होगा, तो हम लिफ्ट को भी क्या बोल देंगे कि यार नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आई मेरी बात समझ में? चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर मैं आपके लिए डेफिनेशन फिर से बता देता हूं कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, उसका खुद का एक्सेलरेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली, एप्लीकेबल डायरेक्टली। आपको किसकी मदद लेनी पड़ती है, सूडो फोर्सेस की मदद लेनी पड़ती है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल बनाने के लिए, इनर्शियल बनाने के लिए या उस पर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को वैलिड कराने के लिए। आई होप यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात आगे भी करते रहेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये बस एक ओवरव्यू है जिससे आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ किसको इनर्शियल बोला जाता है, किसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। आपके फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन सब कुछ मर्ज होगा और न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज अपने साथ पेन पेपर लेकर बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।